हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों सेल चैप्टर, जो तुम्हारे नए एनसीईआरटी यानी एक्सप्लोरेशन साइंस का चैप्टर 2 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बच्चों सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि सेल को यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा गया है। क्यों? बिना सेल के लाइफ स्टार्ट नहीं होती है, यानी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह से बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ब्रिक चाहिए होता है, और बिना ब्रिक के हम किसी भी वॉल को खड़ा नहीं कर सकते, किसी भी बिल्डिंग को बना नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरीके से बिना सेल के हम लाइफ को नहीं बना सकते। लाइक अ ब्रिक, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है ना। यानी कि सेल जो है वो लिविंग होता है, खुद तो लिविंग होता है, और सेल को मिला करके बहुत सारे सेल कलेक्ट करके या फिर सिंगल सेल से ही जो चीज़ें बनती है वो सब लिविंग होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बच्चों देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी डैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी भी ये बात मान चुकी है कि लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, वाटर में ओरिजिनेट हुआ है। सम रिसर्चर बिलीव डैट लाइफ मे हैव ओरिजिनेटेड इन ए स्मॉल वाटर पूल with changing environmental condition rather than in the ocean। कुछ रिसर्चर ये भी बिलीव करते हैं कि लाइफ में है ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल, यानी कि छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे जो वाटर पूल होते हैं, वहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जो उस समय का इन्वायरमेंटल कंडीशन था जो धीरे धीरे चेंज हुआ, उसके साथ साथ लाइफ ओरिजिनेट हुआ इन द वाटर पूल rather than in the ocean। ओके, एंड हॉट स्प्रिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट्स। तो हॉट स्प्रिंग जो है, यानी छोटे छोटे पानी के जो झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग जो होते हैं, पानी के गर्म पानी के झरने जो हैं, इसके एग्जाम्पल भी है। क्योंकि ये देखा गया है कि हॉट स्प्रिंग में भी लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। इन इंडिया के अंदर जो है द हॉट स्प्रिंग ऑफ प्यूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर प्यूगा वैली जो कहाँ पे बच्चों, लद्दाख में, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर होता है नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी लगभग 100 डिग्री के बराबर। इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट, यानी कोल्ड क्लाइमेट में भी आप जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको। And these environmental conditions seem to be similar to those on the early earth। और ये कहता है कि ये environmental condition कैसा है, जो अर्ली अर्थ यानी जब हमारा अर्थ बन रहा था उस समय के environmental condition के सिमिलर है। अर्थ जो है बना है कब, अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो, एंड द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। तो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है कब, 3.5 बिलियन ईयर एगो। और जो ऑर्गेनिज़म यहाँ पे इवॉल्व हुए, जो ये ऑर्गेनिज़म जो हॉट स्प्रिंग में इवॉल्व हुए, वो मोस्टली कैसे ऑर्गेनिज़म थे, वो थर्मोफाइल्स थे, यानी हीट लविंग ऑर्गेनिज़म थे। थर्मो मतलब हीट, फाइल्स यानी हीट लविंग बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे हॉट स्प्रिंग के अंदर। और जो बैक्टीरिया कैसे थे, वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया थे जो सबसे पहले हॉट स्प्रिंग के अंदर इवॉल्व हुए। इनको थर्मोफिल्स भी कहते हैं। ओके, साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड दे। जो साइंटिस्ट हैं हमारे इंडिया के अंदर बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस है, वहाँ पे, ये कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। तो इनके साइंटिस्ट जो है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया, व्हाट दे फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। कि ये भी जैसे सपोज ये हॉट स्प्रिंग है, तो इस हॉट स्प्रिंग के सराउंडिंग्स में इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है rapidly, and this deposit may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barrier that define a cell। और उनका कहना है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है
अराउंड इज़ हॉट स्प्रिंग, जैसे मैंने बच्चों बताया कि ये हॉट स्प्रिंग है, इसके सराउंडिंग्स में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है एक बैरियर की तरह काम करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, जो इस हॉट स्प्रिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं उसको? दिस डिपॉजिट मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये डिपॉजिट जो है यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो अर्ली यानी स्टार्टिंग में जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इस पॉन्ड के अंदर, इस हॉट स्प्रिंग के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनको ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो सराउंडिंग्स था ये इनको प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करना था उनको? हार्मफुल रेडिएशन से एंड एक्सट्रीम कंडीशन से, क्योंकि ड्यू टू दिस सराउंडिंग्स, ये जो सराउंडिंग्स बन गया इसकी वजह से जो है हार्मफुल रेडिएशन इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर थे वो प्रोटेक्टेड थे ड्यू टू दिस कैल्शियम कार्बोनेट लेयर, है ना। ये जो बाहर में लेयर था वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर था वो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे थे उनको प्रोटेक्ट करता था एक्सट्रीम कंडीशन से और हार्मफुल रेडिएशन से। एंड ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और ये माना जाता है कि जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, यानी यदि ये सेल है तो सेल का जो बाहर का फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, तो उसका भी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ होगा। एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन है, द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल, और सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट लेयर होता है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो सेल को डिफाइन करता है, वो बैरियर की तरह काम करता है। तो इसका भी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो बच्चों हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। एंड सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। तो लाइफ स्टार्ट कहाँ से होता है? लाइफ स्टार्ट होता है सेल से। सेल वो सबसे बेसिक यूनिट है, वो सबसे बेसिक लेवल है, वो ब्रिक की तरह है जहाँ पे लाइफ स्टार्ट होता है। एंड सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। तो आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिमिलर सिर्फ एक ही सेल के होते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे यानी मिलियन ऑफ सेल के बने होते हैं। तो जो एक सेल के बने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल के बने ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। एंड डिफरेंट टिश्यू organized to form an organ and several organ work together to form organ system, and सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला दे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। तो आप कह सकते हो कि एक, जैसे सपोज आप यहाँ देखो, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, और इस तरीके से सेल कलेक्शन ऑफ सेल होने के बाद जो है बच्चों कई सेल इस तरह से कलेक्ट हुआ, ग्रुप ऑफ सेल मिला। एंड जब ये ग्रुप ऑफ सेल मिल करके सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म किया तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे हम? टिश्यू। ठीक है। एंड ये टिश्यू जो है फिर क्या बनाया? जिस तरीके से ये नोज़ है ना, आई है, ठीक है, इस तरीके से क्या बनाया? ये ऑर्गन। क्या बनाया? ये ऑर्गन। ठीक है ना। एंड ये सारे ऑर्गन हैं, और कई ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम। जिस तरीके से हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम बना। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तो क्या बन जाएगा? पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि डिफरेंट जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, एंड डिफरेंट टिश्यू जो है मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और जो ऑर्गन है सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि नेज़ल पोर्स, नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया, ये सब रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, सेल ऑर्गेनाइज होकर द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। या एक सेल से ऑर्गेनाइज होने के बाद हमने सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म बनाया, लेकिन फिर भी सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है,
जो एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजर। इस तरीके से आप ऐसे समझो कि एक घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे कमरे, बहुत सारे रूम बनाते हैं, है ना। रूम को बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, वॉल खड़ा करते हैं, और वॉल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिक चाहिए। तो हम पूरा घर तो बना चुके हैं, है ना, ब्रिक से बना चुके, लेकिन फिर भी पूरे घर के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, ब्रिक है। तो उसी तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है, लेकिन उसके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है। दिस मेक अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। और ये बहुत ही वंडर्ड, बहुत आश्चर्य की बात है कि छोटा सा सेल इस तरीके से सारे हमारे बॉडी में परफॉर्म होने वाले सारी एक्टिविटीज़, है ना, जैसे रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, सारे एक्टिविटीज़ को टाइनी सेल परफॉर्म कैसे करता है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, और इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है जो इनको ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और ये हमारे बॉडी के सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। डू सेल लिव्स फॉर एवर, क्या ये सेल हमेशा फॉर एवर लिव करते, और डू दे डाई, या फिर इनका डेथ भी होता है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वी इंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। और इस तरीके से हम सेल के इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड के अंदर सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलने वाला है। तो बच्चों, आप जैसे नीचे जाओगे तो आपको ये वाला बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का एक डायग्राम भी मिलेगा, है ना। तो ज़रा इस डायग्राम को हम समझते हैं क्या है ये। इस डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू अनएडेड आई, ठीक है, यानी कि एटम का साइज़, एटम की साइज़ 0.1 नैनोमीटर होता है, राइट। एंड 1 नैनोमीटर जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम जैसे ये एटम है ना बच्चों, एटम मिल करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है ना। और आप देखोगे कि जो सेल होता है वो एटम जो है वो सेल से छोटा है, यानी एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाया, देन हमारा सेल बनता है, ठीक है, देन हमारा क्या बनता है, सेल बनता है। एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाया, देन सेल से हमारा सेल बनेगा, देन हमारा टिश्यू बनेगा, यानी कि एटम, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, एटम क्या है, नॉन लिविंग्स है ना। तो हमें इस चैप्टर के अंदर एटम की बात और मॉलिक्यूल्स की बात तो नहीं करनी, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेल को बनाने के लिए एटम मिल करके ही सेल बनाता है, सेल का फॉर्मेशन करता है। तो हाउ टू स्टडी सेल, तो सेल को हमें कैसे पढ़ना है ज़रा देखते हैं हम, सेल को कैसे स्टडी करेंगे। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारा ह्यूमन आई का जो एबिलिटी है, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट को, यानी कि वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट को सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट वो देख सकते हैं, यानी वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है तो उसको हम देख पाते हैं। इमेजिन 2 टाइनी डॉट ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जो छोटा छोटा डॉट यदि हम पीस ऑफ पेपर पे इस तरीके से यदि हम ड्रॉ कर देते हैं, है ना, तो एज द डॉट आर मूव्ड क्लोजर देयर कम अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। और इस तरीके से 2 डॉट आप इस तरह से पेपर पे ड्रॉ करो, और जिस तरीके जब ये डॉट आप जब ये डॉट आप एकदम अपने पास लेके आओगे तो धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि बस ये डॉट इनविजिबल हो गया, अब दिखना बंद हो गया, अब हम इसे देख नहीं पाएंगे। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप 25 सेंटीमीटर से देखोगे, है ना, अब लगभग 25 सेंटीमीटर जो कि हमारा नियर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस होता है, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। और यदि 2 पॉइंट लगभग 0.1 mm से भी सेपरेटेड है, यानी 2 पॉइंट के बीच में इतना कम डिस्टेंस है, अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, सेपरेटेड बाय अबाउट इतना mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। तो इसे भी आप अलग अलग देख सकते हो, है ना, इसे भी आप अलग अलग देख सकते हो, otherwise they appear as a single dot. This is called the limit of resolution of a human eye. तो ये ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, जहाँ पे वो किस चीज़ को अलग अलग देख सकता है, और वो कितना है 0.1 mm,
ठीक है। अ सेल इज़ यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, लेकिन सेल को क्या आप अनएडेड आई से देख सकते हो? अनएडेड आई कहने का मतलब कि नेकेड आई से देख सकते हो, बिना किसी हेल्प के देख सकते हो, नहीं देख पाएंगे। दिस raises an important question, how have cell biologists studied the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे, जो हमारे सेल बायोलॉजिस्ट थे, स्टार्टिंग में उस सेल को कैसे देख पाए जो हमारे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से भी छोटा है, यानी कि जिसको देख पाना नेकेड आई से बहुत मुश्किल है ना। उस टाइम पे वो कैसे देख पाए। यू हैव लर्नड अबाउट कन्वेक्स लेंस, तो आपने कन्वेक्स लेंस के बारे में सुना होगा और फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यानी कि या तो कन्वेक्स लेंस के हेल्प से और कई लेंसेस को मिला के ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कन्वेक्स लेंस की मदद से या कई लेंसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब उसके साइज़ को बड़ा करके देख सकते हैं और वो हमें लार्जर अपीयर होगा, जितना उसका साइज है उससे वो ज़्यादा बड़ा हमें अपीयर होता है। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665। तो इन्हीं सारे ट्रिक को यूज़ करके रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था यूजिंग सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और उन्होंने उस टाइम पे तो हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं था और इतने सारे माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, तो उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ डिज़ाइन किया था और उसकी हेल्प से उन्होंने सेल को देखा। लगभग वो सेल का साइज़ को 200 से 300 टाइम जो है मैग्नीफाई करके देख सकते थे उस टाइम पे। वाइल एग्जामिन अ थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, और कहाँ देखा था बच्चों? थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क का जो प्लांट का बार्क होता है ना, उसे जो कॉर्क प्लांट के जो बार्क होता है उसका थीन स्लाइस, जो कि एक डेड सेल है, उसका थीन स्लाइस करके ही ऑब्जर्व्ड ए स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। तो उन्होंने जब सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको इस तरह से छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, लिटिल रूम लाइक कंपार्टमेंट दिखे थे एंड नेम देम सेल। और चूँकि रॉबर्ट हुक लैटिन लैंग्वेज जानते थे तो उन्होंने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को लैटिन में बोला सेल, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे रूम की तरह का स्ट्रक्चर। आप स्कूल के लैबोरेटरी में लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यूजिंग डिफरेंट इन स्कूल लैबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। तो स्कूल के लैब में आप लाइट माइक्रोस्कोप देखते हो टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से वहाँ पे जाकर के आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को उसमें देख सकते हो टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। और उसमें चूँकि वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे देखो ये मिरर लगा हुआ है ना, तो इस मिरर से बाहर का लाइट आता है और ये लाइट ऊपर की तरफ जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और इस तरीके से मैग्निफिकेशन जो है, इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं उसके अंदर। and use it to observe fine structure of various material under the microscope, you will see a magnified image of an object। और इस तरीके से हम मैग्नीफाइड इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। तो स्कूल में जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है और ये है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पे जो बच्चों यहाँ से हम देखते हैं तो ये जो है आई पीस होता है, यहाँ से अपनी आंखें ऐसे इस तरीके से लगा करके यहाँ से आप देखते हो। इसे हम कोरस एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नॉब होता है जिसे हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे तो माइक्रोस्कोप का हैंडल है, ये इसका बॉडी ट्यूब है, ये पूरा एक ट्यूब होता है जहाँ पे ये आई पीस है, ये बॉडी ट्यूब है और यहाँ पे लेंस होता है। जब इसको आप रोटेट करो ना इस तरह से तो ये लेंस को, ये वाला लेंस यहाँ पे एक लेंस है और एक यहाँ पे लेंस है।
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो उसके सामने आ जाता है और इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई हो जाता है। और ये स्टेज है जहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसे हमें देखना होता है। एंड हेयर इज़ द मिरर, और यहाँ पे मिरर है जहाँ से लाइट आता है, ठीक है, और ये बेस है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप यूज इन द स्कूल। ओके बच्चों, तो फिर हम बाकी का पार्ट जो है इसका हाफ पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।